वेलकम टू व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी अहम एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है? वो एनर्जी जो हमें हासिल होती है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से हासिल होती है। रिस्पायरेशन जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होती है उनको इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं कि वो वहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी हासिल कर सकें। बायोलॉजिकल टर्म में जो होता है हम रिस्पायरेशन को दो तरीक़ों से जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। एक जो होती है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है और दूसरी जो होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इसमें गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है। इस सारे प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। दूसरा जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें एनर्जी जो होती है वो सेल से हासिल होती है स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होके कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स की सेल्स में। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होती है इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं। इसमें कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और हमें जो होती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो हासिल हो जाती है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। मोस्ट कॉमन फ्यूल जो इस सेल्स में यूज़ होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में। जो फर्स्ट वन है एरोबिक, इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो होती है वो मेटाबोलाइजेशन होती है, और जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंट की मौजूदगी में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है इसमें स्पिल्ट हो जाता है दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो दो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो साइटोसोल में हो रहा होता है। और जो बाकी के स्टेप होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है और उधर वहाँ पे फर्दर प्रोसेस जो होते हैं वो सर अंजाम देते हैं। तमाम जो सेल्स जो होते हैं उनमें ये रिएक्शन जो होता है वो होता है जिससे ग्लूकोज वाला, जिससे दो पायरुविक एसिड बनते हैं प्लस एनर्जी। ये तमाम जो हमारी वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वहाँ पे ये जो होता है रिएक्शन लाजमी होता है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका बिलीव है कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी अर्थ पे मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स में जो होता है वो डन होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। सेकंड वन जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है वो 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेकंड वन जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। थर्ड वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फोर्थ वन जो होता है वो कीमियो ओस्मोसिस होता है। इस सब के नतीजे के बाद में जो होता है वो हमें एनर्जी और वाटर जो होता है वो एज अ एंड प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो मौजूद नहीं होती, तो उसमें ये जो होता है वो एनएरोबिक वाला प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो होता है वो कम्प्लीटली तौर पर ब्रेकडाउन हो जाती है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और एरोबिक रिस्पायरेशन हम इसको भी इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें जो होती है डिफरेंट कैटाबॉलिक पाथवे भी होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। फॉर वन जो है ग्लाइकोलाइसिक, सिट्रिक एसिड
साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियो ऑस्मोसिस, ये सारे जो होते हैं कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं जिससे गुजरते हैं मॉलिक्यूल्स, और एंड पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्साइड हो जाता है और हमें जो होती है वो वाटर और हाई अमाउंट में जो एनर्जी जो होती है वो एज अ एंड प्रोडक्ट के हमें मिल जाती है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट वन जो है वो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इन दोनों में जो होता है, इनमें जो होता है ये फर्मेंटेशन जो यानी कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस की मौजूदगी में होता है। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। इसकी दो कैटेगरी हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और दूसरी जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि इसमें जो ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसका जो फार्मूला है वो C3H6O3 है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इसमें दो NADH2 मॉलिक्यूल एंटर होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं 2NAD में, और इसमें जो होता है पायरुविक एसिड से दो पायरुविक एसिड जो होते हैं वो इस रिएक्शन में एंटर होते हैं और दो लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाते हैं। ये जो फॉर्म है एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, ये हमारे मसल सेल्स में होती है ह्यूमंस के। उसके अलावा दूसरे एनिमल्स में जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग वगैरह या जंपिंग, जब ह्यूमन सेल्स को, ह्यूमन के जो मसल सेल्स हैं या दूसरे एनिमल सेल्स को ऑक्सीजन की उतनी क्वांटिटी नहीं मिल रही होती जितनी उनको मिलनी चाहिए, यानी कि जब सेल्स बहुत रैपिडली तौर पर काम करते हैं, जब वर्क करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो हाई लेवल में चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। लेकिन उस टाइम जो होता है हमारी बॉडी जो होती है वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करती, तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन होता है उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हमारे मसल सेल्स में भी होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिम में, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, रनर के ऊपर बहुत स्पीड में रनिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन, हमारे मसल सेल्स, हमारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो उस ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम दिया जाता है। ये वही रिस्पायरेशन का एक रिस्पायरेशन का जो एक है। नेक्स्ट वन जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ये प्रिमिटिव सेल्स में होती है, उसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है। फॉर एग्जांपल यीस्ट में ये होती है। इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, और ये चेंज हो जाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें क्या होता है कि उसी तरह दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एंटर होते हैं, और उससे क्या होता है दो इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमें एंड प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाती है। ये दोनों जो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ना, इनमें हमें स्मॉल अमाउंट में जो होती है वो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तकरीबन हमें सिर्फ 2% जो एनर्जी जो प्रेजेंट होती है ना इस केमिकल बॉन्ड में और ग्लूकोज में, वही सिर्फ इसमें हमें मिलती है, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाती है हमें ATP की फॉर्म में जो हमें मिलती है, वही हमें सिर्फ इसमें मिलती है। इसके अलावा हमें इसमें एनर्जी जो है वो हाई क्वांटिटी में नहीं मिलती, लो क्वांटिटी में ही मिलती है। नेक्स्ट वन क्या है जी? नेक्स्ट वन ये है कि हमें जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। जो एनएरोबिक होती है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है। जो एंड प्रोडक्ट बनती है एरोबिक रिस्पायरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है जो हमें मिलती है, लेकिन जो हमें एनएरोबिक में मिलती है वो हमें जो एंड प्रोडक्ट होती है वो अल्कोहल की फॉर्म में मिलती है, ठीक है।
उसके अलावा ये जो मोस्ट प्लांट्स और एनिमल में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो एरोबिक प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ प्रिमिटिव सेल्स, यीस्ट, बैक्टीरिया और ह्यूमंस के मसल सेल्स जो होते हैं, वहाँ पे जो रिस्पायरेशन होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। उसके अलावा जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसमें हमें लो क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका ये फ़र्क है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें टाइम जो है वो कम यूज़ होता है, इसमें कम प्रोसेस लंबा होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल होता है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें जो होता है हमें वो एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी हमारी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट वन जो है, जो एनर्जी से हमें प्रेजेंट होती है या हमें मिलती है, वो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है हमारी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, उनको सरंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है इसकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस एनर्जी को हम बिल्डिंग, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कोई चीज़ है जो अनरिपेयर यानी कि जो डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो सारी जो एनर्जी जो होती है वो हमें इस प्रोसेस से, रिस्पायरेशन के प्रोसेस से ही हासिल होती है। यानी कि हम जो अपने डेली की एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देते हैं, वो सारी जो है वो हमें ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस से ही हासिल होती है। उसके अलावा जो होती है, ये जो होती है, ये इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है कि ये हमारी जो होती है ज़िंदगी में जो होती है वो की रोल के तौर पर जो होती है वो रोल अदा करती है। इसके बगैर जो होती है हमारी बॉडी जो होती है वो काम नहीं कर सकती, हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी, हमें कंटिन्यू जो होती है ये एनर्जी जो होती है वो सप्लाई करती है हमारे लिविंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, हमारे प्रोसेस को, हमारे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, सारे जो होते हैं हमारे कैटालाइज प्रोसेस को, सब जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं उसके लिए हमारी जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है जी, कंप्लीट जो स्टेप हैं ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।